नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रकाश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज हम भारत की प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे समझना किसी भी स्टूडेंट के लिए सबसे जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बिल्कुल। और आज की इस विस्तृत चर्चा की शुरुआत हम एक बहुत ही अलग नजरिए से करेंगे। मतलब हम सिर्फ पौधों और जानवरों की सूचियां नहीं पढ़ने वाले हैं। एकदम सही। हम उस ब्लूप्रिंट को समझेंगे जो इन जंगलों और पहाड़ों में छिपा है। जैसे एक ऐसा पेड़ जो पानी के भीतर सांस लेने के लिए स्नॉर्कल का इस्तेमाल करता है। हाँ, या फिर एक ऐसा रेगिस्तान जहां पत्तियों ने पानी की एक बूंद बचाने के लिए खुद को कांटों में बदल लिया है। मतलब ये जानना बहुत रोमांचक है कि जलवायु और भूगोल का वो कौन सा जादुई मिश्रण है जो ये तय करता है कि कौन सा जीव कहाँ पनपेगा। जी, और ये पृथ्वी की कार्य प्रणाली को समझने जैसा है। यहाँ हर एक पत्ती के आकार के पीछे एक बड़ा वैज्ञानिक कारण है। तो चलिए इस सिस्टम के स्केल को समझते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो ये दुनिया के 12 जो मुख्य मेगा बायोडायवर्सिटी वाले देश हैं उनमें से एक है। जी, और हमारे स्रोत बताते हैं कि यहाँ पौधों की लगभग 47,000 प्रजातियां हैं। 47,000 और 15,000 तो सिर्फ फूलों वाले पौधे हैं। बिल्कुल, और जानवरों की 90,000 प्रजातियां यहाँ मौजूद हैं। 90,000 सिर्फ एक नंबर लग सकता है, लेकिन सोचिए अगर कोई इंसान हर दिन एक नई प्रजाति देखे तो उसे करीब 250 साल लग जाएंगे। सच में, ये है हमारे देश में जीवन का घनत्व, और ये घनत्व कोई संयोग नहीं है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, इसके लिए हमें उस बुनियादी शब्द को समझना होगा जिस पर यह पूरा सिस्टम टिका है, यानी प्राकृतिक वनस्पति, जिसे वर्जिन वेजिटेशन भी कहते हैं। इसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। मैं सोच रही थी कि क्या जो खेत हम जोतते हैं या आम के बागान लगाते हैं वो प्राकृतिक वनस्पति नहीं है? नहीं, वो प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। अच्छा, लेकिन वो भी तो प्रकृति का ही हिस्सा है। लेकिन प्राकृतिक वनस्पति का मतलब है वह वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना पूरी तरह अपने आप उगती है। मतलब जिस पे इंसानों का कोई नियंत्रण ना हो। बिल्कुल। बागान और खेत इंसान द्वारा नियंत्रित होते हैं। हम तय करते हैं कि पानी कितना मिलेगा, खाद कौन सी होगी। समझ गए। तो प्राकृतिक वनस्पति प्रकृति का अपना ऑटो पायलट मोड है। एकदम सही। और इसमें भी जो मूल रूप से भारत में विकसित हुई हैं उन्हें देशज या एंडेमिक कहते हैं। और जो बाहर से लाए गई हैं वो विदेशज या एग्जॉटिक हैं। जी, लेकिन असली इकोसिस्टम देशज वनस्पति ही चलाती है। अब अगर हम इसके प्रकारों को समझें तो इस पूरी कहानी का मुख्य नायक एक ही है, और वो है पानी, है ना? बिल्कुल। किसी भी इलाके में कैसे पेड़ होंगे ये सबसे ज्यादा वहां के वाटर बजट पर निर्भर करता है। तो चलिए इसी वाटर बजट के हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले उन इलाकों की बात करते हैं जिनके पास पानी की कोई कमी नहीं है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यानी वो इलाके जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है, जैसे पश्चिमी घाट, लक्षद्वीप, अंडमान और असम के कुछ हिस्से। जी, और यहाँ के पेड़ बहुत ऊंचे होते हैं, 60 मीटर या उससे भी ज्यादा। 60 मीटर? मतलब एक 20 मंजिला इमारत जितने ऊंचे पेड़। हाँ, और क्योंकि इनके पास पानी भरपूर है तो ये पेड़ एक लग्जरी लाइफ जीते हैं। इन्हें पानी बचाने की फिक्र नहीं होती। इसीलिए इनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं और ये हमेशा हरे रहते हैं। सही कहा आपने। इनकी छतरी इतनी घनी होती है कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। अरे वाह! तो आबनूस या महोगनी और रोजवुड जैसे विशाल पेड़ यही मिलते हैं। जी हाँ, और अगर जानवरों की बात करें तो हाथी, बंदर और असम के दलदलों में एक सींग वाले गैंडे मिलते हैं, जिन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं, जहां 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच बारिश होती है। या मुझे एक बात हमेशा हैरान करती है। कौन सी बात? कि ये पेड़ शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां पूरी तरह गिरा देते हैं। मतलब अपनी ही पत्तों को गिरा देना कैसा सर्वाइवल है? देखिए, यह प्रकृति का बहुत ही शानदार डिफेंस मैकेनिज्म है। वो कैसे? पत्तियों की सतह से पानी लगातार भाप बनकर उड़ता रहता है, जिसे वाष्पीकरण कहते हैं। ट्रांसपिरेशन। हाँ, तो गर्मियों में अगर बारिश नहीं है और पेड़ अपनी चौड़ी पत्तियां रखेगा तो उसका सारा पानी उड़ जाएगा। तो पानी का भारी नुकसान रोकने के लिए वो अपनी पत्तियां ही गिरा देते हैं। बिल्कुल, यह उनका तरीका है खर्च कम करने का। क्या बात है!
मतलब पतझड़ एक बहुत ही स्मार्ट सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। एकदम सही। और इन वनों में सागवान, बांस, साल और चंदन जैसे पेड़ मिलते हैं। और जो इलाके थोड़े और सूखे हैं, जहाँ 70 से 100 सेंटीमीटर बारिश होती है, वहाँ पीपल और नीम पनपते हैं। जी, लेकिन असली परीक्षा तो उन इलाकों में होती है जहां बारिश 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है। गुजरात या राजस्थान के इलाके। हाँ, वही ये सोच रही थी कि वहां तो भयंकर गर्मी होती है। हाँ, और वहाँ मिलते हैं कंटीले वन तथा झाड़ियाँ। यहाँ सर्वाइवल का एक अलग ही स्तर दिखता है। वही तो, इतनी कम बारिश और आग उगलते सूरज में कोई पौधा जिंदा कैसे बचता है? वो जल क्यों नहीं जाते? क्योंकि यहाँ उन्होंने अपनी शारीरिक संरचना ही बदल ली है। अच्छा। पानी की तलाश में इन पेड़ों की जड़ें जमीन के बहुत अंदर तक जाती हैं। और वाष्पीकरण रोकने के लिए पत्तों का क्या करते हैं? उन्होंने अपनी पत्तियों को बहुत छोटा और मोटा कर लिया है। और कई पेड़ों ने तो पत्तियों को पूरी तरह कांटों में बदल दिया है। जैसे कैक्टस या नागफनी। अगर इसे हम बजट वाले नजरिए से देखें तो सदाबहार वन वो अमीर लोग हैं जो बेतहाशा पानी खर्च करते हैं। बिल्कुल। मानसूनी वन वो हैं जो जरूरत पड़ने पर खर्च में कटौती करते हैं। लेकिन ये कांटीले वन, इन्होंने तो पानी बचाने के लिए पत्तों को ही कांटों में बदल दिया। सही कहा। बबूल, खजूर और कैक्टस इसी संघर्ष के विजेता हैं। और यहाँ चूहे, लोमड़ी और जंगली गधे मिलते हैं। तो ये तो रही पानी की बात। लेकिन तापमान भी तो वनस्पति को बदलता है। जी, तापमान और ऊंचाई, इसे समझने के लिए हमें पहाड़ों की तरफ चलना होगा। पहाड़ तो लिटरली एक अलग ग्रह की तरह हैं। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं जलवायु बदल जाती है। हाँ, पर्वतीय वनों में 1000 से 2000 मीटर पर ओक और चेस्टनट जैसे चौड़ी पत्ती वाले पेड़ मिलते हैं। और हमारे स्रोत बताते हैं कि 1500 से 3000 मीटर के बीच शंकुधारी वन शुरू हो जाते हैं। चीड़, देवदार या सिल्वर फर, इनकी शेप बिल्कुल एक त्रिकोण या क्रिसमस ट्री जैसी होती है। और ये शेप शायद बर्फ से बचने का तरीका है। बिल्कुल। सोचिए, अगर पहाड़ों पर चौड़े पत्ते वाले पेड़ होंगे तो सर्दियों में उन पर भारी बर्फ जमा हो जाएगी। और उनके तने टूट जाएंगे। हाँ, लेकिन इनकी शाखाएं झुकी होती हैं और पत्तियां सुई जैसी होती हैं। बर्फ गिरते ही फिसलकर नीचे आ जाती है। कमाल का अडेप्टेशन है। और 2600 मीटर से ऊपर जाने पर तो भयानक ठंड के कारण पेड़ ही गायब हो जाते हैं। जी, वहां सिर्फ अल्पाइन घास के मैदान मिलते हैं, जहाँ गुज्जर और बक्करवाल जनजातियां पशु चराने जाती हैं। और एकदम ऊपर हिम रेखा के पास सिर्फ मॉस और लिचन जैसी टुंड्रा वनस्पति मिलती है। पानी और पहाड़ों के बाद एक और बहुत ही विषम परिस्थिति है, तटीय इलाके। जहां नदियां समुद्र में मिलती हैं, वहां पानी खारा होता है और ज्वार भाटा आता है। और यहीं पनपते हैं मैंग्रोव वन। स्रोतों में मैंग्रोव के बारे में एक बात ने मुझे बहुत चौंकाया। जड़ों के बारे में? हाँ, पेड़ की जड़ें मिट्टी से ऑक्सीजन लेती हैं, लेकिन मैंग्रोव तो हमेशा खारे पानी और कीचड़ में डूबे रहते हैं, जहां ऑक्सीजन होती ही नहीं। जी। तो ये अपनी जड़ें पानी के नीचे सांस लेने के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं? देखिए, वे एक बहुत ही चमत्कारिक तरीका अपनाते हैं जिसे न्यूमैटोफोर कहा जाता है। मतलब जड़ें कुछ अलग करती हैं। क्योंकि कीचड़ में ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए मैंग्रोव की जड़ें गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कीचड़ से बाहर ऊपर की तरफ बढ़ती हैं। पानी की सतह से बाहर निकल आती हैं। हाँ, और हवा से सीधे ऑक्सीजन सोखती हैं। जैसे पानी के अंदर सांस लेने के लिए हम स्नॉर्कल ट्यूब इस्तेमाल करते हैं। ये सच में प्रकृति का अपना स्नॉर्कलिंग गियर है। बिल्कुल। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के मशहूर सुंदरी वृक्ष इसी मैंग्रोव का हिस्सा हैं। और इसीलिए उस जगह का नाम सुंदरवन पड़ा है। हाँ, जहां रॉयल बेंगॉल टाइगर और घड़ियाल रहते हैं। और मैंग्रोव तटीय तूफानों से बचाने के लिए एक सुरक्षा दीवार की तरह भी काम करते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि पेड़ कैसे हर परिस्थिति को हैक कर लेते हैं। लेकिन हमारे स्रोत एक और बहुत गहरे पहलू की बात करते हैं, औषधीय पौधों की। जी, ये जंगल सिर्फ लकड़ी के स्रोत नहीं है, बल्कि एक चलता फिरता अस्पताल है। आयुर्वेद में लगभग 2000 औषधीय पौधों का वर्णन है। और 500 का तो निरंतर प्रयोग होता है। इसका एक बहुत खास उदाहरण है सर्पगंधा। हाँ। स्रोत बताते हैं कि ये ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए है, लेकिन सबसे बड़ी बात, दुनिया में ये सिर्फ भारत में मिलता है। हाँ, इसे भारत का अपना नेचुरल पेटेंट समझ लीजिए। इसके अलावा जामुन है जो डायबिटीज के लिए बेहतरीन है, बबूल शारीरिक शक्ति बढ़ाता है, और नीम एक शक्तिशाली एंटीबैक्टीरियल है। तुलसी जुकाम और खांसी की दवा है। लेकिन मैं सोच रही थी कि पौधे ये सब रसायन इंसानों के लिए क्यों बनाएंगे? बहुत अच्छा सवाल है।
असल में वो ये रसायन हमारे लिए नहीं बनाते। तो फिर? ये रसायन उनका अपना रक्षा तंत्र है। खुद को फंगस या कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए वो ये केमिकल्स पैदा करते हैं। ओ, मतलब प्रकृति का अपना केमिकल वॉरफेयर। हाँ, और इंसानों ने बस अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए इस फार्मेसी का इस्तेमाल करना सीख लिया। ये एक शानदार नजरिया है। अब इस वनस्पति से आगे बढ़कर जानवरों की बात करते हैं। हमने शुरुआत में 90,000 जानवरों की प्रजातियों का जिक्र किया था। जी, जिसमें 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां हैं, पूरे विश्व का 13%। और दुनिया के 5 से 8% उभयचर और स्तनधारी केवल भारत में मौजूद हैं। लेकिन इन बड़े जानवरों की चमक दमक में हम एक जीव को अक्सर भूल जाते हैं। कीड़े मकोड़े? हाँ, स्रोतों में इनका खास जिक्र है। और वो बहुत जरूरी हैं। देखिए, कीड़े परागण यानी पॉलिनेशन में मदद करते हैं। अगर ये छोटे कीट परागण न करें तो जंगल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, न फूल खिलेंगे न फल उगेंगे। जंगल का सबसे बड़ा हाथी भी इन सबसे छोटे जीवों पर निर्भर है। इसे कहते हैं इंटरकनेक्शन। अब अगर स्तनधारियों की बात करें तो हाथी असम और केरल के आर्द्र वनों में रहते हैं, जहां इन्हें खाने के लिए बहुत सारे पत्ते मिल सकें। और दलदली इलाकों में एक सींग वाला गैंडा मिलता है। और सूखे इलाकों में तो जानवर भी बिल्कुल बदल जाते हैं, जैसे कच्छ के रण में जंगली गधे। जी, और थार मरुस्थल में ऊंट। ऊंट तो लिटरली रेगिस्तान के लिए ही डिजाइन है। असम के दलदल जहां गैंडे हैं और थार जहां ऊंट है। एक ही देश में सर्वाइवल के दो बिल्कुल विपरीत रूप है। और सर्वाइवल की बात हो तो हमें पारिस्थितिक तंत्र के शीर्ष पर बैठे शिकारी जीवों की बात करनी चाहिए। हाँ, हमारे स्रोत बताते हैं कि भारत दुनिया का इकलौता देश है जहाँ शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। इकलौता देश? मतलब भारत शेर और बाघ दोनों के लिए एक वीआईपी लाउंज की तरह है। बिल्कुल। शेरों का प्राकृतिक घर गुजरात का गिर जंगल है, और बाघ मध्य प्रदेश, झारखंड और सुंदरवन के मैंग्रोव में मिलते हैं। इसके अलावा तेंदुआ भी एक बहुत चालाक शिकारी है। शिकारी तो हिमालय में भी है, जिन्हें शिकार के साथ साथ भयानक ठंड से भी लड़ना पड़ता है। हाँ, जैसे लद्दाख का याक जो 1 टन भारी होता है। और हिम तेंदुआ या लाल पांडा, इनके शरीर पर बालों का मोटा कोट होता है जो प्राकृतिक हीटर का काम करता है। स्थानीय जीवों के अलावा भारत में दुनिया भर से मेहमान भी आते हैं, जैसे साइबेरियन सारस, जो साइबेरिया की जमा देने वाली ठंड से बचने के लिए सर्दियों में भारत आते हैं। और कच्छ का रण इनका पसंदीदा स्थान है, जहां खारे कीचड़ में ये घोंसले बनाते हैं। साइबेरिया से सारस का उड़कर कच्छ आना ये दिखाता है कि प्राकृतिक तंत्र राजनीतिक सीमाओं से परे है। बिल्कुल, सारस को बस सरवाइव करना है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद हमारे स्रोत एक संकट की ओर इशारा करते हैं। हाँ, और ये बहुत गंभीर बात है। मनुष्य द्वारा अत्यधिक दोहन से इकोसिस्टम असंतुलित हो गया है। आंकड़े बताते हैं कि लगभग 1300 पौधों की प्रजातियां संकट में हैं। और 20 प्रजातियां तो हमेशा के लिए विनष्ट हो चुकी हैं, लिटरली एक्सटिंक्ट। जी, लालची व्यापारियों द्वारा शिकार और प्रदूषण के कारण। इस तबाही को रोकने के लिए कई उपाय किए गए हैं। 1972 का भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम और 18 बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं, जैसे सुंदरवन और नंदा देवी, जिनमें से 12 तो वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर और आज देश में 106 नेशनल पार्क्स हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये नेशनल पार्क और प्रोजेक्ट टाइगर केवल डैमेज कंट्रोल हैं? मैं भी यही सोच रही थी। क्या सच में एक बाघ को बचाकर पूरी प्रकृति को बचाया जा सकता है? देखिए, बाघ एक अम्ब्रेला स्पीशीज है। हाँ, उसे बचाने के लिए आपको उस हिरण को बचाना होगा जिसे वो खाता है। और हिरण को बचाने के लिए जंगल को बचाना होगा। और जंगल बचेगा तो नदियां और शुद्ध हवा बचेगी, जिस पर हम इंसान निर्भर हैं। ओह, मतलब बाघ का संरक्षण असल में इंसान का ही संरक्षण है। बिल्कुल, बस जरूरत है प्रकृति के प्रति अपना नजरिया बदलने की। हम खुद को मालिक समझते हैं। आहा, तो फिर सही नजरिया क्या होना चाहिए? सोचिए, क्या होगा अगर हम ये मान लें कि हम प्रकृति के मालिक नहीं हैं। तो क्या है? इस धरती पर जो 90,000 जानवरों की प्रजातियां हैं, हम उनमें से सिर्फ एक और जीव हैं। 90,000 एकवें जीव। 90,000 एकवें जीव, ये सच में बहुत गहरा विचार है। तब शायद हम जंगलों को काटना अपना ही हाथ काटने जैसा समझेंगे। एकदम सही।
आज हमने देखा कि कैसे बारिश का 1 सेंटीमीटर जंगलों का रूप बदल देता है। पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं, जड़ें पानी के बाहर सांस लेती हैं और एक छोटा सा कीट इस विशाल तंत्र की नींव है। जी, और ये सब हमारे ही देश में मौजूद है। तो अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अगले टॉपिक के नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करें।